मिथिलांचल में खुशियों की सौगात लेकर आम मंजराए, गांवों में बसंत का आगमन। उस साल कुछ ऐसा हुआ कि हर चेहरे पर रौनक बढ़ गई। आसार इस बात के थे कि आम खूब फलेंगे। मंजर बोरियों में बदले, फिर टिकुलों में। टिकुलों ने आम का रूप लिया। मिथिलांचल के हर गांव में बस यही चर्चा थी कि इस बार आम में इतनी कमाई हो जाएगी कि साल भर के खर्चों के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। मगर विधि का विधान कुछ और था। आम अभी तैयार नहीं हुए थे कि जबरदस्त ओलावृष्टि हुई और होने लगी मूसलाधार बारिश, तेज झक्कड़ के साथ। गांव दर गांव आम के बगीचों में एक मुर्दनी सी छा चुकी थी। काले बादलों ने गांव वालों की खुशियों को पूरी तरह से ढक लिया था। बगीचों, बागानों में जिन आम के पेड़ों पर हजारों आम दिखते थे, बारिश खत्म होने के बाद वे पेड़ ठूंठ बने खड़े थे। एक साल के बाद फिर आम के पेड़ मंजरों से गदगदाए। गांव के लोगों ने भगवान से प्रार्थना की कि इस साल आम की फसल बर्बाद ना होने पाए। प्राय सभी ने अपने अपने इष्ट देवों को चढ़ावा चढ़ाने की मन्नत मांगी, मगर गोनू झा मौन रहे। जब से गोनू झा को मिथिला नरेश के दरबार में स्थान प्राप्त हुआ था, तब से मिथिलांचल के ग्रामीणों के लिए वे आदर्श बन गए थे। उनके गांव के लोग जब मिथिलांचल के अन्य गांवों में जाते तो गर्व से कहते कि वे गोनू झा के गांव से आ रहे हैं। यहाँ तक कि गोनू झा से जलने वाले लोग भी दूसरे गांव में जाकर उनके प्रशंसक हो जाते थे। ऐसे में गोनू झा के ग्रामीणों में यह उत्सुकता पैदा होना अचरज की बात नहीं थी कि गोनू झा ने आम की फसल को बर्बादी से बचाने के लिए आखिर क्या मन्नत मांगी है। लोग जब कभी गोनू झा से पूछते तो गोनू झा इस प्रश्न को टाल जाते। एक दिन गोनू झा अपने एक दूर के रिश्तेदार के घर गए थे। नदी के किनारे उनके रिश्तेदार का घर था। नदी से सटे ही उनका बड़ा सा आम का बागान था, जिसमें सैकड़ों आम के पेड़ थे। क्या कलमी और क्या बीजू। बीजू आम के लिए उनका बागान पूरे मिथिलांचल में मशहूर था। इस बागान में बिढ़निया, कर्पूरी, सिंदूरी, मिठुआ, सुगंधा जैसी 25 किस्म के बीजू आम के पेड़ थे। अपने बगीचे में लगे आम के विभिन्न किस्मों को लेकर उनके रिश्तेदार यह गर्वोक्ति करने से बाज नहीं आए कि उनके बागान में जितने तरह के आम के पेड़ हैं, उतनी आम की किस्में तो मिथिला नरेश के बागान में भी नहीं होगी। उनकी इस गर्वोक्ति से गोनू झा खींच गए, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। गोनू झा को मौन देखकर उनके रिश्तेदार ने अपनी बात जारी रखी। उसने गोनू झा को बताया कि आम की फसल को वर्षा से बचाने के लिए उसने देवी माँ से मन्नत मांगी है। यह मन्नत मांगी है कि आम तैयार होते ही प्रतिदिन 2 आम उनके मंदिर में चढ़ाएंगे। गोनू झा क्या कहते, बस सुधी श्रोता की तरह उनके साथ बागान में टहलते रहे। जब गोनू झा के रिश्तेदार को यह महसूस हुआ कि वे ही लगातार बोलते जा रहे हैं और गोनू झा लगातार चुपचाप उनकी बात सुनते जा रहे हैं मगर कुछ बोलते नहीं, तो उन्होंने गोनू झा से पूछा, आप बताइए पंडित जी, आपने क्या मन्नत मांगी है अपने इष्ट देव से। गोनू झा ने उन्हें बताया, मैंने अभी तक कोई मन्नत नहीं मांगी है। फसल प्रकृति पर निर्भर है। मौसम सामान्य रहा तो आम की पैदावार अच्छी होगी। आंधी बारिश हुई तो आम की फसल प्रभावित होगी। इसमें नया क्या है। मगर उनके रिश्तेदार ने उन्हें कहा, क्या पंडित जी, राज दरबार में आप क्या पहुंच गए कि पूरे नास्तिक हो गए। यह बात गोनू झा को बुरी लगी, मगर उन्होंने अपनी भावना प्रकट नहीं होने दी और कहा, मैंने तो यथार्थ कहा, इसमें नास्तिक या आस्तिक होने की बात ही नहीं है। जब आस्तिक नास्तिक की बात नहीं है तो आपको कुछ चढ़ावा चढ़ाने की मन्नत मांगनी चाहिए ताकि आपके आम की पैदावार भी अच्छी हो। गोनू झा से उनके रिश्तेदार ने कहा। गोनू झा ने उनसे पिंड छुड़ाने के लिए कह दिया, अच्छा चलिए, आम की फसल अच्छी हुई तो हम भी कहीं से कुछ चढ़ा देंगे। गोनू झा के रिश्तेदार प्रसन्न हो गए और गोनू झा ने उनसे विदा ली।
संयोग ऐसा हुआ कि इस बार वाकई आम की फसल बहुत अच्छी हुई। गांव के प्राय हर बागान में आम के पेड़ फलों से लदे हुए थे। आंधी, पानी, झक्कड़ सबसे निजात पाकर आम की तैयार पैदावार गांव के लोगों को भविष्य के सपने बुनने में मदद कर रहे थे। अंततः आम पेड़ों से तोड़े गई, बाजार में पहुंचाई गई। गांव वालों को इतनी रकम मिल गई जिससे पिछले बरस हुए नुकसान की भरपाई भी हो गई। यानी आम के आम और गुठलियों के दाम। एक दिन फिर गोनू झा अपने उसी रिश्तेदार के पास पहुंचे। उन्होंने मन ही मन विचार कर लिया था कि अपने रिश्तेदार की गर्वोक्ति की वे उनकी ही शैली में जवाब देंगी। असल में मिथिला नरेश ने गोवा से अल्फांसो नाम के आम के कुछ कलम मंगवाए थे। 4-5 कलम गोनू झा को भी उन्होंने दे दिए थे। दशहरी नाम के आम के कलम भी प्रयाग से मंगाए गए थे, जिनके 5-7 कलम गोनू झा को महाराज ने दिए थे। अब ये कलमें पेड़ बन चुकी थी और इन पेड़ों पर आम फल रहा था। इन पेड़ों में जब आम तैयार हुआ तब दोनों प्रजातियों के एक एक आम अपने साथ लेकर गोनू झा अपने रिश्तेदार के घर पहुंचे और उन्हें ये दोनों आम थमाते हुए कहा, लो भाई, ये 2 आम जरा छोटा छोटा टुकड़ा काट कर घर के सभी लोगों को प्रसाद की तरह बांट दो। गोनू झा के रिश्तेदार को लगा कि गोनू झा निश्चित रूप से आम की अच्छी फसल के बाद मन्नत पूरा करके आए हैं और प्रसाद बांट रहे हैं। उन्होंने पूछा, क्यों पंडित जी, आपने भगवान को चढ़ावा चढ़ा लिया क्या? उन्हें इस बात का गर्व हो रहा था कि उन्होंने ही गोनू झा को भगवान से मन्नत मांगने के लिए प्रेरित किया था। गोनू झा ने उन्हें जवाब दिया, अभी कहाँ भाई। उनके रिश्तेदार ने अपने घर के लोगों को आवाज लगाई, अरे कुछ लाओ पंडित जी को बैठने के लिए। घर से एक बच्चा हाथ में पीढ़ा लिए आया और गोनू झा के निकट रख गया। गोनू झा ने पीढ़ा हाथ में उठा लिया और रिश्तेदार की ओर देखकर लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, तो आखिर कुछ मिल ही गया। यह कहते हुए वे पीढ़ा लेकर नदी की तरफ दौड़े। उनका रिश्तेदार पहले तो हतप्रभ सा रह गया, मगर जब चैतन्य हुआ तो गोनू झा के पीछे वह भी दौड़ पड़ा। दौड़ते हुए उसने आवाज लगाई, अरे क्या हुआ पंडित जी, क्यों दौड़ रहे हैं? गोनू झा ने दौड़ते दौड़ते हुए कहा, अरे कुछ की तलाश में था और कुछ मिल गया, अभी मन्नत पूरी करके आता हूं। तब तक नदी का किनारा आ गया। गोनू झा ने पीढ़ा नदी में उछाल दिया। छपाक की आवाज गोनू झा के रिश्तेदार ने सुनी। वह कुछ समझ नहीं पाया। गोनू झा के करीब आने पर हांफते हुए उसने गोनू झा से पूछा, क्या हुआ? गोनू झा ने संयत होते हुए कहा, आपके साथ इसी जगह पर नदी मैया से मैंने मन्नत मांगी कि कहीं से कुछ जरूर चढ़ाऊंगा। बहुत जगह गया, कहीं कुछ नहीं मिला। अब भाग्य देखिए, आपके घर आते ही आपने कुछ मंगा दिया और मैंने नदी मैया को कुछ चढ़ा दिया। इस तरह मन्नत पूरी हो गई। गोनू झा का रिश्तेदार उनका मुंह देखता रह गया।